नमस्कार दोस्तों। अभय सिंह जी आयटन बाबा के नाम से प्रसिद्ध जो हैं उनको आप सब ने देखा होगा, इंटरव्यूज़ देखे होंगे और न्यूज़ नेशन पे भी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है आजकल। तो इसके लिए मैंने भी एक वीडियो बनाई है क्योंकि हमारे घर में भी एक आईआईटीएन है, ब्रदर है मेरे। 10 साल से वो बीमार थे। कुछ अपनी हिस्ट्री बताएंगे, है ना। आईआईटीएन बाबा कितने सच्चे हैं, कितने झूठ हैं, और जो उनके सामने गुरुजन उनके साथ डिबेट करना चाहते हैं, न्यूज़ नेशन पे बुला के उनकी जो इंसल्ट की गई है उसको कैसे जस्टिफाई है या नहीं है, और लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इनके विचार हम जो है जानेंगे कि ये क्या समझते हैं। तो आइए मिलते हैं। ब्रजेश नाम है इनका, आईआईटी मुंबई से इन्होंने भी एमएससी केमिस्ट्री से किया है। तो जानते हैं, बताइए। हर हर महादेव। तो आप ये बताइए कि आपने आईआईटी कब की थी? मैंने आईआईटी की थी 2013 में। 2013 में आपका एडमिशन हुआ था? नहीं, एंट्रेंस पास किया था। जैम एग्ज़ाम होता है एक, अच्छा। पहले हुआ करता था। हाँ, आईआईटी जैम। हाँ, मास्टर्स में एडमिशन के लिए। ओके। तो आईआईटी जैम के अंदर आपने मास्टर की है, तो ग्रेजुएशन कहाँ से की थी आपने? ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज से। हिंदू कॉलेज से, केमिस्ट्री से? जी। ओके। तो केमिस्ट्री से आपने ग्रेजुएशन की, एमएससी केमिस्ट्री से आपने आईआईटी मुंबई में एडमिशन लिया। जी। कितने साल का कोर्स होता है वो? वो 2 इयर्स का होता है। 2 इयर्स का। और उसके बाद, या फिर उस टाइम के लिए जब आईआईटी में आप थे, तो आपने कैसी एक्टिविटीज़ देखी थी वहाँ पे? आप कुछ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं? आईआईटी में इस पढ़ाई होती है, और लेकिन बच्चे इंटरेस्ट उतना नहीं लेते पढ़ने में। हमारे जो बैचमेट थे, आधे से ज़्यादा बंगाली थे। वो लेते थे इंटरेस्ट, पढ़ते थे और अच्छा लगता था, मतलब आईआईटी में। तो वो 2 इयर्स जो थे उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस मिला और अच्छा लगा। कैंपस अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आपने 2 बार आईआईटी क्रैक किया है शायद, हम्म। एग्ज़ाम। हाँ, मैंने 2 बार आईआईटी क्रैक किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 2010 में ये बीएससी की थी हिंदू कॉलेज से। तो उसके बाद मैंने आईआईटी क्रैक किया था, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं एडमिशन नहीं ले पाया। तो मैंने नेक्स्ट ईयर 2011 में फिर दोबारा एग्ज़ाम दिया, तो उसमें भी मैंने क्रैक किया। फिर मैंने एडमिशन लिया। मतलब कहें तो एक 2010 में दिया, वो क्रैक किया, बट फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से आप एडमिशन नहीं ले पाए, और 11 में अगेन आपने जी। एडमिशन लिया, जी। और उसमें भी आपका सिलेक्शन हो गया। जी। ओके। तो उसके बाद जब एमएससी आईआईटी आपने कर ली, क्लियर हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके आप अपने जॉब एक्सपीरियंस के बारे में या कुछ भी आप शेयर करें। उसके बाद देखिए, आईआईटी में मैं स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता था, और जैसा अभय सिंह जी का इंटरेस्ट था कि उन्होंने ह्यूमैनिटी कोर्स लिया था, ऐसे ही मैंने भी ह्यूमैनिटी कोर्स लिया था। फ़िलोसफ़ी वगैरह ये पढ़ा था मैंने। तो ये मैंने इसीलिए लिया था ताकि मैं भी लाइफ को अच्छे से समझ सकूं। बताइए ज़रा, शेयर कीजिए अपनी एजुकेशन को। हाँ, तो मैंने 2013 में आईआईटी पास आउट किया था। उसके बाद मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में मेरा सिलेक्शन हुआ सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे। तो वहाँ मुझे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि जैसे स्पिरिचुअल बुक्स तो मैं पढ़ता रहता था और मेडिटेशन भी करता था आईआईटी में। तो मुझे अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में लोकेशन क्या थी? बेंगलोर। बेंगलोर में? जी। ओके। तो कितना टाइम? वहाँ मैंने 1 महीने का प्रोबेशन पीरियड अटेंड किया था। ओके। तो मुझे वहाँ कुछ एक्सपीरियंसेस हुए थे, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। और वो क्या थे मैं नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने वो
वहाँ पर था तो साइकेट्रिस्ट वगैरह में नारायण हृदयालय हॉस्पिटल था एक, उसमें मुझे ले जाया गया था, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंसेस थे वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उस दौरान उन्होंने डिक्लेयर किया था कि आप स्किज़ोफ्रेनिक हैं। स्किज़ोफ्रेनिया जी। ये बीमारी का नाम है? हाँ जी, ये किस चीज़ स्किज़ोफ्रेनिक की, कैसी बीमारी होती है? ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, मेंटल इलनेस होती है। तो इसमें क्या होता है कि हेलुसिनेशंस होते हैं। तो ऐसा होता है कि गॉड लाइक अनुभूति होती है, जैसा साइकेट्रिस्ट वगैरह वगैरह बता सकते हैं कि इसके बारे में। तो अगर हम कहें कि आईआईटीएन बाबा भी उसी दौर से गुजर रहे हैं या फिर कुछ और है आपकी नज़र में? नहीं, आईआईटी बाबा बिल्कुल वैसे नहीं है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर देता हूँ, तो मैं अच्छे से बता पाऊँगा कि आईआईटी बाबा का एक्चुअल में जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है और वो है क्या एक्चुअल में। तो मैं जो है स्किज़ोफ्रेनिक रहा हूँ, और 2013 में जब मैं वहाँ गया तो ये डिक्लेयर हो गया था कि मैं स्किज़ोफ्रेनिक है। उसके बाद में थोड़ा सा आपकी वॉइस ना बम्बल कर रही है, थोड़ा सा ठहराव के साथ अगर आप बोलें तो अ, समझने में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। ओके ओके ठीक है। तो फिर स्किज़ोफ्रेनिक होने के बाद मैंने आगरा से एक हॉस्पिटल है वहाँ पर जाके 1 साल तक मेरा इलाज चला वहाँ पर। और फिर उसके बाद में दिल्ली में जो ईबाद हॉस्पिटल है वहाँ पर भी रहा 1 महीने। मेंटल हॉस्पिटल जो हाँ जी, बोलते हाँ हैं जी, उसे। हाँ जी। तो अच्छा, ईबाद हॉस्पिटल में रहा। तो सिजोफ्रेनिया में बीमारी में इतना, पैरानॉइड हो गया था, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। तो उसमें मेंटल हॉस्पिटल तक जाने की नौबत आ जाती है, ऐसा होता है? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा। तो उसमें हार्म भी करता है जिसको डिसऑर्डर होता है वो दूसरों को हार्म भी कर सकता है, ऐसा होता है। तो लेकिन मैंने आज तक किसी को हार्म नहीं किया है, क्योंकि ओके। जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते थे मुझे पता नहीं था कि एक्चुअल में है क्या, जो मेंटल डिसऑर्डर है क्या है। तो 2019 तक, 13 से लेकर 19 तक, ये 7 साल कितने हो गए, हाँ 7 साल, 7 साल तक मुझे 6 साल तक ये बीमारी रही। उसके बाद जो कोविड आया, कोविड में फिर मैंने स्टार्टिंग किया, मेडिटेशन स्टार्ट किया घर पे रह के। और अम्बेडकर हॉस्पिटल है हमारे रोहिणी में, वहाँ से मेडिसिन ली स्किज़ोफ्रेनिया की। तो मेरी एक साइकेट्रिस्ट है निकिता डेका, उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी, मुझे बूस्ट करते रहते थे वो कि आप अपना प्रोफेशन में भी ध्यान दीजिए, और मतलब आपको ये बीमारी नॉर्मल है, ये डायबिटीज़ की तरह है। डायबिटीज़ और जैसे थायराइड बीमारी होती है वो लाइफ टाइम चलती है, तो ये भी एक स्किज़ोफ्रेनिक बीमारी है, ये लाइफ टाइम हो चलेगी, लेकिन आपको टाइम टू टाइम मेडिसिन लेनी है। अगर आप टाइम टू टाइम मेडिसिन लेंगे तो आपका ये बीमारी से थोड़ा सा बच के रहेंगे। चलो और ठीक है, हमने ये चीज़ें समझ ली आपकी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी से आप तो निकल रहे हो, या लाइफ टाइम चलने वाली है? तो आपने बता दिया लाइफ टाइम चलने वाली है। अभी भी आप मेडिसिन लेते हो? नो, अब मैं आपने क्यों रोकी है मेडिसिन? मैंने 2 महीने से मेडिसिन नहीं ली है। और मैं गया था कुंभ, कुंभ से पहले से मैंने मेडिसिन खाना बंद कर दिया था। ओके ओके, आपने भी कुंभ के दर्शन कर लिए? हाँ जी। अच्छी तो बात कुंभ है। गया था मैं, कुंभ में जाके फ्रेंड्स के साथ हम लोग यहाँ से गए थे दिल्ली से। तो वहाँ पर एंजॉय किया, गंगा नहाए, अच्छा लगा। उसके बाद से आया तो मेडिटेशन स्टार्ट किया। 7 दिन तक मैंने फास्ट रखा, कुछ नहीं खाया, और एक कमरे में बंद रहा और मेडिटेशन लगातार किया। तो कुछ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे हमारे अघोरी वगैरह तब करते हैं, इस तरह का मेरा रूटीन रहा था 7 दिन तक। और मैंने कुछ नहीं खाया था, चाय पी थी सिर्फ, चाय के अलावा कुछ नहीं, चाय पानी बस। तो 7 दिन के एक्सपीरियंसेस के बाद मुझे अच्छा लगा, मतलब ठीक है, अब मेडिसिन खाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और मैंने जो पतंजलि योग सूत्र होते हैं और आयुर्वेद होता है, उससे मैंने अपनी बीमारी को ठीक कर लिया अपने आप। तो ओके मुझे आपको अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो बताइए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती अपने अंदर। ओके। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो आजकल जो न्यूज़ में चर्चे में बने हुए हैं आईआईटीएन बाबा, उनके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। क्योंकि रिलेशन आप देखिए, सेम कॉलेज है ना,
आईआईटी इन्होंने भी 2 बार क्रैक किया है, और उन्होंने भी आईआईटी क्रैक किया है ना। और ये भी मेडिटेशन में इतना विलीन हो गए थे कि इस स्टेज पर आप देख सकते हैं। और आईआईटी बाबा की भी मुझे तो लगता है, बाकी ये डिटेल में कुछ बताएंगे, सुनते हैं इनसे। आईआईटी बाबा के बारे में बताइए कि आईआईटी बाबा जो है अपनी कॉलेज लाइफ से निकलकर उन्होंने जॉब भी की, उसके बाद ये अध्यात्म में आ गए, तो अब ये चर्चा में बने हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि ये टीआरपी के लिए, फॉलोअर्स फानने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन एक न्यूज़ एंकर ने खुद इनको सर्च किया था, ये खुद नहीं गए थे कहीं पे भी। महाकुंभ में आपने भी देखा होगा, ये आराम से शांत होकर एक पाइप पे बैठे हुए थे, खुद इनके पास आए, इनसे सवालात किए और इनको वायरल किया। हाँ जी खुद नहीं गए थे ना वो कहीं पे भी। जी जी। तो अब उनके मन में इच्छा हो गई वायरल होने की। ये कि कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, आप मुझे कुछ बताइए इसमें। देखिए, इट्स टोटली लाए, ऐसा नहीं है। और टीआरपी वगैरह अपनी फेमस होने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कि वो एक बहुत सिंपल और एक मेडिटेटिव पर्सन रहे हैं। तो उन्होंने अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है, मतलब जो साधना की है, उनकी बहुत गहरी साधना है। क्योंकि 2014 में मैं भी घर से निकल गया था और ऋषिकेश जाके मैंने भी काफ़ी कुछ साधना वगैरह की थी, लेकिन मैं घर वापस लौट आया क्योंकि वो फिज़िकली मेरे से हुआ नहीं। लेकिन आईआईटी बाबा जो एक बार उन्होंने घर छोड़ा, इतना पैकेज लेने के बाद कनाडा में पैकेज ले रहे थे और सब कुछ सही चल रहा था, फिर भी उन्होंने घर छोड़ दिया। और उसके बाद वो चारों धाम की यात्रा करना और पैदल बिल्कुल चलना, और कपड़े हैं नहीं हैं, खाने का बंदोबस्त है नहीं है, कुछ नहीं, फिर भी वो चलते जा रहे हैं। और जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बाकायदा वीडियोस शेयर कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये कोई नॉर्मल इंसान की जो लिमिट होती है ना एक, वो उससे बहुत आगे निकल गए हैं। उन देखो, कोई जिए मरे कैसा रहे, इस स्थिति में जैसा वो थे उस स्थिति में कुछ भी हो सकता था उनके साथ। क्योंकि रात बिरात चलना और ऐसे पहाड़ी इलाकों में जाना जहाँ पर जंगली जानवर भी हो सकते हैं, खाने का कोई प्रबंध नहीं है, कैसे उन्होंने ये सब किया होगा। तो वो उन्होंने बहुत तप किया है और बहुत साधना की है, और जब जाके वो स्टेट पर पहुँचे हैं तो मेरा। और वो नोट्स भी बनाते हैं, अपनी डायरी है उनके पास, है ना। और तंत्र को डिज़ाइन करते हैं वो, हम सब ने देखा होगा। तो मुझे एक और चीज़ जाननी है कि जो आईआईटी बाबा हैं और जो महामंडलेश्वर और बाकी साधुओं के बीच जो न्यूज़ नेशन पे जो आपसी कलह हुआ, उसमें गलती किसकी आप देखते हैं? क्योंकि जो साधु आए थे वो भी, उनकी भी गलती नहीं लगती, क्योंकि हमने भी देखा है, पूरा वीडियो देखा है, न्यूज़ नेशन के एंकर ने भी पूरा वीडियो चलाया है और आपने भी देखा होगा। और ये गलती किसकी है? उन्होंने 1-to-1 इंटरव्यू के लिए बुलाया था, या फिर टीआरपी कमाने के लिए ज़बरदस्ती ये चीज़ें हुई हैं? मुझे कुछ समझाइए इसमें। देखिए, अभय ने अभय ही बोलूँगा मैं तो उन्हें, क्योंकि बाबा जो है शब्द जो है काफ़ी कहते हैं ना उसे, एकदम अच्छा नहीं है वो। अभी इस एरा में देखा जाए तो एकदम पॉल्यूटेड हो गया है, क्या कहते हैं उसे, ऐसा हो गया कुछ। तो वो जो अभय हैं, उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था अपनी वीडियो में इंस्टाग्राम पे लाइव करके कि मैं न्यू नेशन के शो में जा रहा हूँ, और मैं उनकी कंडीशन थी कि उनका इंटरव्यू 1-to-1 हो मतलब कोई और ना आए बीच में, ऐसा ऐसा होता है। तो उन्होंने जो मीडिया थी, उन्होंने चालाकी से उन साधुओं को, जो भी लोग थे वो संत वगैरह, उनको बुला लिया। इसलिए आईआईटी बाबा थोड़े से वहाँ पर एंग्री हो गए, एग्रेसिव हो गए थे। अच्छा, इस चीज़ में एक बार मैं आपको रोकना चाहूँगा कि चालाकी से उनको बुला लिया, हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है कि चालाकी से बुलाया, नहीं तो इसमें हम गारंटी के साथ ऐसे कैसे कह सकते हैं?
देखिए, उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव करके पहले ही बोल दिया था कि मैं न्यू नेशन के शो पे जा रहा हूँ और मैं 1-to-1 इंटरव्यू लूँगा, 1-to-1 इंटरव्यू दूंगा। तो ऐसा उन्होंने पहले ही बता दिया था, और वो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव रखा था अपना। ठीक है, ठीक है। लेकिन हम इस चीज़ से बचेंगे इस वीडियो में कि हम किसी पे भी एलिगेशन लगाएं जी। कि न्यूज़ नेशन पे एलिगेशन हो गया है कि उन्होंने चालाकी से किया। हम्म, इंटेंशनली हो सकता है, उनका इंटेंशनली ना हो, ये हो गया हो, गलती से भी हो जाती हैं चीज़ें। तो हम इन इससे इस वीडियो के अंदर ऐसी बातों से बचेंगे, आगे से ध्यान रखेंगे, है ना। तो मुझे एक और चीज़ समझाइए कि आईआईटी बाबा, अभी हम उन्हें बाबा तो बोल नहीं सकते, संत तो बोल नहीं सकते, वो तो सीख रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, है ना। तो बड़े बड़े ज्ञानी जो ब्राह्मण हैं, जो हम कह सकते हैं गुरुजन हैं, वो उनसे डिबेट क्यों करना चाहते हैं? उन्होंने तो आईआईटी की किताब पढ़ी है ना। अभी अभी तो ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं होगा उनको ग्रंथ पढ़े हुए, ग्रंथ पढ़े भी नहीं होंगे शायद उन्होंने। तो क्यों डिबेट में फंसना चाह रहे हैं, उनको नीचा दिखाना चाहते हैं? देखिए, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आईआईटी बाबा हैं, आप कह रहे हो वो सीख रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो सीख चुके हैं। उनकी साधना और तप ने उन्हें इतना पक्का कर दिया है, उन्हें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए हैं। और वो जो बोलते हैं, जब उनको ध्यान से आप सुनोगे तो आपको ये महसूस होगा, ये फील होगा कि हाँ, कोई एनलाइटन पर्सन जैसे बात करता है वैसे सेम टू सेम बातें करते हैं। तो उनको ये नहीं कहा जा सकता कि वो सीख रहे हैं, वो सीख नहीं रहे हैं। वैसे स्पिरिचुअलिटी को ऐसा माना जाता है कि एक बॉटमलेस पिट होता है ये। इसमें गिरते जाओ, बॉटमलेस पिट है। तो इसमें कभी कोई ऐसा परफेक्शन नहीं आता, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो एनलाइटन बंदा होता है, उसकी बातों से ऐसे पता लग जाता है कि हाँ, ये एनलाइटन है। तो वो सीख नहीं रहे हैं, वो पहले सोसाइटी से कट ऑफ थे, लेकिन अब वो सोसाइटी में आए हैं। तो वो अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, और जो सोसाइटी उनको दे रही है वो वापस उसे थ्रो बैक कर रहे हैं। जैसे एंगर मिलता है तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं, और अगर जहाँ प्यार मिलता है वहाँ वो लवेबल हो जाते हैं। तो अ, वो जो कर रहे हैं, आईआईटी बाबा जो इस वक्त कर रहे हैं, वो एक्चुअल में एक स्पिरिचुअल लीडर की तरह काम कर रहे हैं, और वो आने वाले फ्यूचर में एक स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ओके, ओके। तो हम देख रहे थे एक इंटरव्यू था हमारा ब्रजेश जी के साथ, और एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे। इन्होंने जो एनलाइटन का एग्ज़ाम्पल पेश किया आइटन बाबा के लिए, तो इनके लिए भी हम जानना चाहते हैं कि ये किनको मानते हैं। जब ये आईआईटी में थे तो किसको फॉलो करते थे, और अभी भी अगर ये साधना में बैठते हैं तो किसको फॉलो करते हैं, है ना। तो एक बार ये भी चीज़ जान लेते हैं। देखिए, जब आईआईटी में था मैं, तो मैंने ओशो की एक बुक पढ़ी थी, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। और काफ़ी चर्चित बुक है वो। हाँ जी, वो बुक मैंने पढ़ी थी। और उसके बाद फिर मैंने उनकी कुछ वीडियोस देखी थी आईआईटी में रह के, और सदगुरु की वीडियो देखी थी मैंने उसके बाद। और काफ़ी उसके बाद तो फिर मैंने स्पिरिचुअल लीडर्स को काफ़ी पढ़ा, और उनको यूट्यूब पे देखा, उनको सुना। तो जैसे ओशो के बारे में जो आईआईटी बाबा बोलते हैं कि ओशो के पास धर्म नहीं है, तो आईआईटी बाबा के लिए बस ये कहना चाहूँगा कि जैसे जो इंसान एनलाइटन हो जाता है वो तो धर्म से भी ऊपर हो जाता है। तो और वो खुद कहते हैं, ओशो खुद कहते हैं, जैसे आई एम रिच मैंस गुरु। तो जैसे आईआईटी बाबा इमोशंस में ये कहते हैं कि समाज में ऐसा हो रहा है, समाज में वैसा हो रहा है। तो ओशो जो था वो कहता था मस्ती में रहिए, ऐसे कहता था। तो जो गरीब है वो कैसे मस्ती में रहे। तो जब वो पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि आई एम रिच मैंस गुरु, जब आप उनकी वीडियो देखेंगे तो। और जहाँ जहाँ तक धर्म की बात है, तो उनके पास धर्म था या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो एनलाइटन हो जाता है वो धर्म से ऊपर हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ओशो जो थे वो एक एनलाइटन पर्सन थे। उन्होंने अपना एक कम्युनिटी बनाई थी जोरबादा बुद्धा नाम से। बुद्धा उसका जोरबा रूप। तो ये आईआईटी बाबा ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं मेरे से, अगर वो ओशो को
समझें, मतलब आने वाले फ्यूचर में वो ओशो को ज़रूर समझ जाएंगे, क्योंकि ओशो एक एनलाइटन पर्सन है। और जैसे आयटन बाबा कहते हैं महादेव शिव, तो शिव के लिए तो सब स्वीकार हैं, तो किसी के प्रति हम सेलेक्टिव नहीं हो सकते। जैसे हमने सेलेक्टिव हो गए हम एनलाइटन लोगों के प्रति भी कि ये ऐसा नहीं है, ये वैसा है, ये बुरा है। तो शिव तो सब शिव के अंदर तो स्वीकार भाव होता है सबके लिए। तो इसीलिए ओशो को भी उनके थॉट्स प्रोसेस में थोड़ा सा ओशो के लिए करेक्टनेस होनी चाहिए। तो आयटन बाबा के लिए बस, बाकी तो वो बहुत ज्ञानी हैं और मुझसे भी ज़्यादा मैं तो कुछ नहीं है, मतलब आयटन बाबा तो कुछ एक उनका एक थॉट प्रोसेस जो है, जो मेंटल थिंकिंग है, मतलब एक तो उन्हें आत्मा का ज्ञान है, और उसके बाद वो अपने दिमाग को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। जहाँ कहाँ उन्हें कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे साधना करनी है, और लीन कैसे रहना है महादेव की भक्ति में, ये मैं देखता हूँ उनके अंदर। तो मुझे लगता है कि वो आने वाले फ्यूचर में एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और जैसे नेगेटिव समाज में नेगेटिव, देखो छोड़ा तो किसी को नहीं है समाज ने, बुद्ध को भी नहीं छोड़ा, महावीर को भी नहीं छोड़ा, और कैसे भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, सदगुरु हैं, उनके ऊपर भी एलिगेशन लगाते रहते हैं लोग, उनके आश्रम में पता नहीं क्या क्या करते हैं, उनके आश्रम में पता नहीं क्या क्या भिजवाते रहते हैं, कभी पुलिस कभी कुछ। तो और ओशो के ऊपर भी तुम्हें पता है, ओशो को तो उनके साथ तो कुछ अजीब हुआ था। तो इसीलिए जो नेगेटिविटी होती है वो तो समाज में है। भगवान कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, हाँ, राम को भी नहीं छोड़ा, राम सीता को भी मैया को नहीं छोड़ा। किसी को नहीं छोड़ा, तो ऐसा होता है। और जैसे श्रद्धा वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का तर्क होता है कि श्रद्धा जो होती है वो लोगों को भटकाती है। तो मैं एक बार साफ स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जैसे श्रद्धा लोगों को भटकाती है, ऐसे अश्रद्धा भी लोगों को भटकाती है। अश्रद्धा वाले लोग क्या कर लेते हैं, जो श्रद्धा वाले लोग नहीं कर पाते, वो भी सेम है, वो भी सेम है, दोनों जो श्रद्धा ही कर रहे हैं ना, एक तो एक अश्रद्धा कर रहे हैं, है तो इंसान ही ना। क्या उनके अंदर क्या मतलब ऐसा डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों भटक रहे हैं, दोनों भटकते हैं। तो भटकाव तो दोनों के अंदर है। तो आप किसी को ऐसा नहीं कह सकते कि ये श्रद्धा करता है इसलिए भटक रहा है, और ये अश्रद्धा करता है तो ये काम बैठा हुआ है, ये शांत बैठा हुआ है, नहीं, भटक वो भी अच्छा, रहा है। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आपसे। आप आईआईटीएन बाबा के साथ अगर आपका इंटरव्यू हो 1-to-1, आप अगर उनसे क्वेश्चन आंसर करें, आप उनसे मिलना चाहोगे? आयटिन बाबा से जी बिल्कुल मिलना चाहूँगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं है मेरा, कोई क्वेश्चन नहीं है उनके लिए। क्वेश्चन मतलब उनको ट्रोल करने के लिए नहीं बोल रहा मैं, उनकी साधना जानने के लिए, उनके विचार जानने के लिए। देखिए साधना 12 साल तो मुझे भी हो गए मेडिटेशन करते करते, और मुझे इस बात का पता है कि कितना तप होता है, कितनी तपस्या होती है, कितनी साधना होती है। तो उसके बाद जाके कहीं सिद्धि मिलती है, ऐसे सिद्धि नहीं मिलती। तो आयटिन बाबा की तप साधना उसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जो एनलाइटन हो गया वो वैसे ही एनलाइटन तो हुआ नहीं, उसने कुछ ना कुछ तो ऐसा। लेकिन उनके अंदर एंगर तो है। आपने इंटरव्यू में देखा था, उन्होंने एक धर्मगुरु के ऊपर चाय फेंक दी थी, तो एंगरनेस भी तो है ना उनके अंदर। एनलाइटन कैसे हो गए फिर वो? देखिए इसके लिए मैं जवाब देना चाहूँगा कि जैसे महाभारत युद्ध में कृष्ण ने कसम खाई थी कि वो युद्ध नहीं लड़ेंगे, लेकिन भीष्म पितामह ने जब उन्हें ज़्यादा उकसा दिया था तो उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया था। मतलब एक वचन देने के बावजूद भगवान कृष्ण ने रथ का पहिया उठा लिया था। तो एग्रेसिव तो वो भी हुए थे। अब तुम्हें सामने से कोई तुम्हारा हाथ पकड़ रहा है, तुम्हें टच कर रहा है, अगर वो तो सिर्फ हाथ पकड़ा था, अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और तुम शांत बैठे हुए हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप उसको कुछ रिप्लाई ना करो, नहीं तो लोग सर पे चढ़ जाएंगे। तो उन्होंने ठीक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, तो जो धर्माचार्य आए थे न्यूज़ चैनल के स्टेज पर, इंटरव्यू चला था, तो उसमें उनकी कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य बोल दिया मैंने, महामंडलेश्वर और बाकी धर्मगुरु भी थे,
वो तो आए थे, वो तो एक डिबेट करने के लिए आए थे, तो उनकी तो कोई गलती नहीं है वहाँ पे। गलती किसकी थी? देखिए गलती, मैं तो यही कहूँगा कि जो चैनल है उसकी गलती थी, क्योंकि चैनल को पहले उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था कि मैं जो है 1-to-1 इंटरव्यू दूंगा, आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उन्होंने गेस्ट बुला लिए। और चैनल की मैं इसमें गलती मानूंगा, क्योंकि चैनल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो ठीक है। ये आप देख रहे थे ब्रजेश जी का एक इंटरव्यू, आईआईटीएन है ये भी, और काफ़ी स्ट्रगल भरी लाइफ रही है इनकी भी। तो अभी हम इसको कट करते हैं वीडियो को, बाकी नेक्स्ट हम देखेंगे। जय श्री राम।